घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे किसानों की, देश की 2/3 जनता की। आज 13 जून है। 22 जनवरी को यानी कि 5 महीने में 10 दिन कम, इतना वक्त बीत चुका है, कोई बातचीत केंद्र सरकार और किसानों के बीच नहीं हो रही है। किसान लगातार आंदोलित हैं और यह मुश्किल वक्त है। यह कोरोना काल है, संक्रमण काल है, संकट काल है, आपदा काल है और अब इसे आपातकाल भी कहा जा रहा है। किसान, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, लगातार एक के बाद एक आंदोलन करने के तरीके अख्तियार कर रहा है। आपको ध्यान होगा 26 मई, 6 महीने पूरे हुए थे किसान आंदोलन को, तो काला दिवस मनाया किसानों ने। हालांकि भीड़ इकट्ठा नहीं की, इस बात का ख्याल रखते हुए कि यह कोरोना काल है, भीड़ इकट्ठा होगी, संक्रमण फैल सकता है। किसानों पर आरोप भी लगे कि वो सुपर स्प्रेडर थे। यह बात और है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, लाखों लोगों की भीड़ आई, वहां पर सुपर स्प्रेडर होने का आरोप नेताओं पर नहीं लगा, राजनेताओं पर नहीं लगा, किसान नेताओं पर यह आरोप जरूर लगा। तो सांकेतिक प्रदर्शन हुआ 26 मई को। उसके बाद 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया गया। और 5 जून की तारीख अहम इसलिए है क्योंकि पिछले साल कोरोना की पहली लहर में जब देश बंद था, तब एक अध्यादेश पारित किया गया था। कहा गया यह किसानों के हित में है। वही अध्यादेश आखिरकार 3 कानूनों की शक्ल उसने अख्तियार की। सितंबर के महीने में 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संस्तुति दी थी। अब किसानों ने अगला कार्यक्रम भी अपना उसकी घोषणा कर दी है। कल गुरु अर्जन देव की जयंती मनाई जाएगी, यह शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। फिर 24 जून को कबीर जयंती और 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा और इमरजेंसी की याद दिलाई जाएगी। आपको ध्यान होगा, और ध्यान नहीं है तो याद दिला दूं, देश में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल की घोषणा की थी, वो 26 जून की ही तारीख थी, साल 1975 का था। तो संयुक्त किसान मोर्चा दावा यह कर रहा है कि हम आपातकाल से गुजर रहे हैं, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि सरकार यह दावा करती है कि 12 दौर हमने बातचीत की लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब जिम्मेदारी, अब गेंद किसानों के पाले में है। डीएपी की कीमतें 1200 रुपए घटा दी गई। यह बात और है कि पहले 700 रुपए बढ़ाई गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले, और मैंने कार्यक्रम भी किया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे की घोषणा की कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। धान में 72 रुपए की बढ़ोतरी, कॉटन में 211 रुपए, जवार में 118 रुपए, बाजरा में 100 रुपए, मूंगफली में 275 रुपए, सोयाबीन में 70 रुपए। और बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई जिसमें यह दावा किया गया कि लागत मूल्य पर 50 से 85% का मुनाफा हो रहा है अब एमएसपी की इस नई घोषणा के बाद। हालांकि सरकार यह बताना भूल गई, और यह हमने गणित आपको बताया था, कि दरअसल प्रतिशत में देखो इजाफा कितना हुआ है, तो 1.08% मक्का की कीमतों में इजाफा हुआ और सबसे ज्यादा 6.58% का इजाफा किया गया।
जो खरीफ फसलों की नई एमएसपी की घोषणा की गई, कुल मिलाकर लगभग 3% का इजाफा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य में। और यह सभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा भी नहीं जाता, यह बात और है, लेकिन जो इजाफा हुआ वो 3%, जबकि महंगाई दर लगभग 7% की है। पर दावा यह किया गया, और किसी ने सवाल नहीं पूछा, हमने तो पूछा कि यह 50 से 85% वृद्धि लागत मूल्य में यह कैसे कैलकुलेट की गई है। C2+50 नहीं दिया जाता है। खैर, किसान अब इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, और इमरजेंसी जैसा मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो इस आंदोलन पर लगातार राजनीतिक होने का जो आरोप लग रहा था, अब इमरजेंसी की याद दिलाकर कांग्रेस की भी दुखती रग छेड़ रहे हैं क्या किसान? यह एक राजनीतिक दांव भी खेला जा रहा है क्या? यह बात समझने की जरूरत है। लगातार किसान आंदोलन पर यह आरोप लग रहा था कि भाई विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, मिलीजुली कबड्डी खेली जा रही है क्या, विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है क्या? तो 26 जून को इमरजेंसी की याद दिलाकर क्या कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं किसान? लेकिन राजनीति क्या किसान नेताओं के बीच भी हो रही है? वो किस लिए? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 26 जून की जो घोषणा की गई है, इसके तहत धरना देने की बात की गई कि खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत हम धरना देंगे, राजभवन के पास जाएंगे, काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। तमाम राज्यों में राजभवन का घेराव होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे और फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे किसान नेता। लेकिन इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत। आंदोलन इन्होंने 20 दिन बाद ज्वाइन किया था। सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की, बाद में आए राकेश टिकैत। लेकिन 28 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद जो हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, और जो फूट फूट कर रोए और फिर शेर की तरह दहाड़े भी राकेश टिकैत, तो यकायक वो सबसे बड़े नेता बन गए। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं, राजभवन का तो हम कोई घेराव नहीं करेंगे, काले झंडे दिखाने से भी इनकार कर दिया। राज्यपालों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, और हवाला क्या दे रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल है तो हम धरना प्रदर्शन क्यों देंगे, भीड़ इकट्ठी क्यों करेंगे। 5 से 11 किसानों का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा और राज्यपाल पर दबाव डालेंगे कि भाई आप ज्ञापन दीजिए राष्ट्रपति को। तो अंदर खाने भी कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का अहम हिस्सा है राकेश टिकैत। तो हन्नन मुल्ला क्या कह रहे हैं, राकेश टिकैत अलग सुर में क्या बोल रहे हैं, पहले उसकी एक वानगी देखिए। इतना लंबा आंदोलन किसानों का, क्या जनवादी आंदोलन दुनिया में कभी हुआ नहीं, मगर बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट का जो तानाशाही फैसीवादी दृष्टिकोण है, उसके कारण हमारा समस्या हल नहीं हो रहा है। और 26 जून जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी करके हमारा जनवादी हक को ख़त्म कर दिया था, और आज मोदी जो कर रहा है वो अघोषित इमरजेंसी है। काले झंडे गवर्नर हाउस में थोड़ा काले झंडे दिखाए जाते हैं, काले झंडे की बात नहीं है। उनको ज्ञापन जाएगा राष्ट्रपति, उसमें गवर्नर हाउस पर जाएंगे लोग, अपना ज्ञापन देंगे, वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन होगा। अगर पहले टाइम ले लेंगे कि किसी गवर्नर से अगर मिलना होगा किसी स्टेट में, तो कोशिश करेंगे कि उस दिन 5 आदमी से 11 आदमी से कोविड का पालन करते हुए गवर्नर साहब अगर कुछ लोग उससे मिल रहे हैं किसी स्टेट में, तो वो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। वो पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले प्रोग्राम हो जाता है वो, तो कुछ जगह कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से मीटिंग भी हो जाए। और यहां पर 26 जून की तारीख सिर्फ इमरजेंसी नहीं लागू हुई थी 1975 में। 26 जून, ये 26 का आंकड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 26 मई को 6 महीने पूरे हुए थे किसान आंदोलन को, 26 जून को 7 महीने पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मौजूदा हालात को इमरजेंसी से क्यों जोड़ रहे हैं किसान? वो कह रहे हैं 75 में तो घोषित इमरजेंसी थी, अब ये अघोषित इमरजेंसी है। और संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत के
अलग अलग सुर क्यों? अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके युवा चेहरा हैं, बहुत संजीदा हैं, गुरु प्रकाश। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसानी से जुड़े हैं, किसान परिवार से आते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह। प्रमोद चौधरी आज मेरे साथ शो में जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं। यह संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। और दो किसान नेता, शिव कुमार, प्यार से, आदर से, सम्मान से इन्हें कक्का जी कहते हैं, और युद्धवीर सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कक्का जी, आंदोलन आप कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी है। 12 बार आपके साथ बातचीत की जाती है, एमएसपी अभी बढ़ाई गई, तो इमरजेंसी से इसे जोड़ना कितना जायज है? जी देखिए, हमसे काफी वर्ष पहले खुद आडवाणी जी ने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। उनकी के पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है और पूरा देश इस चीज को जान रहा है कि पूरे देश में जो सभी खंबे हैं, चारों स्तंभ हमारे लोकतंत्र के हैं, उनकी क्या स्थिति है। जो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक दौर से इस देश के लोग अभी देश में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है देश में। तो लोकतंत्र की बहाली का जो विषय आया किसान नेताओं के बीच में कि लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखा जाए, और लोकतंत्र जब जिंदा होगा तभी देश की खेती बचेगी और किसान बचेगा। आज लगभग 7 महीने होने पर आ रहे हैं कि सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए हैं। 12 दौर के वार्ता जरूर हुई, पर 12 दौर में सरकार ने कोई भी आगे 2 कदम नहीं उठाया। वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम, आप भी तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई कानूनों को आपको, देखिए हम लोगों ने तो जिद नहीं, हमने तो निवेदन किया है कि कानून हमारे पक्ष में नहीं है। तख्ती लेकर बैठ जाते हैं तो आप, यस और नो की तख्ती, हमको क्यों थोपना चाहते हैं? यस और नो की तख्ती लेकर बैठ जाते हैं ना आप, कि हाँ और ना में बताइए कानून पूरी तरह से निरस्त करोगे या नहीं। हालांकि अभी लागू होने पर रोक लगा रखी है 11 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने। लागू तो है नहीं किसान के ये कृषि कानून। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक मुझे जानकारी है कि 2 माह के लिए स्टे किया था, तो 2 माह तो खत्म हो चुके हैं। और जब तक ये लागू नहीं, 2 माह ये थे जो 12 जनवरी को, ये 11 जनवरी का फैसला है। 12 जनवरी को 4 सदस्यीय एक समिति बनाई, उसमें भूपेंद्र सिंह मान निकल गए। 3 सदस्यीय समिति को 2 महीने के भीतर एक रिपोर्ट देने को, सीलबंद लिफाफे में वो रिपोर्ट 19 मार्च को दे भी दी गई। 5 अप्रैल को सुनवाई होनी थी जो टल गई कोविड के चलते, तो वो सीलबंद लिफाफे में ही सिफारिशें बंद हैं, अभी उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। लेकिन लागू होने पर जो रोक लगाई थी वो अभी हटी नहीं है। देखिए वो सरकार ने, देखिए जो सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार ने ही वो उनको समय दिया। हम लोगों ने ना कोर्ट गए ना कमेटी का, और हमने कमेटी का बहिष्कार किया है। तो वो सील बंद लिफाफे में रहे, वो चाहे उसको ओपन करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने कोई अनुरोध नहीं किया था। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये पूछा था कि ये कौन सी आकाशवाणी हुई जो 3-4 लोगों को आपने सबसे ज्यादा विद्वान समझा किसान के 3 कानून के संबंध में, जब हमारी राय ही नहीं है, उसमें हमारी सहमति नहीं है, हम उसके सामने पेश भी हमारा कोई सेंटर नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो कह रहे हैं 65 किसान संगठन आए, 65 किसान संगठनों से सलाह मशवरा राय शुमारी की, उसके बाद ये सीलबंद लिफाफे में 19 मार्च को दी गई ये रिपोर्ट, ये रपट। देखिए 65 किसान संगठन कौन से हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और वो 65 किसान संगठन कहाँ के हैं, कैसे हैं, वो सभी के सब सरकार के पोषित लोग हैं। पर जो यहाँ बड़ा हिस्सा देश के किसान बैठे हुए हैं, ये उस पक्ष में नहीं थे। वो तो हमको भी उन्होंने फोन किया था
कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। हमने उनसे कहा कि आप तो इस्तीफा दीजिए, कमेटी से बाहर आइए, आप भी किसानों के हित में। मेंबर से कहा हमने, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी के मेंबर थे उनसे भी हमने कहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हमारा तो यह है कि भाई आप इनको पहले रद्द करिए और रद्द करने के बाद वार्ता करिए आप, और रद्द करने के पैसे वार्ता करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। पर हमारी कंडीशन ये है कि पहले 3 कानूनों को रद्द करें। एमएसपी, आप कोई भी एमएसपी बना दें, आप जब उस पर क्रय करने की गारंटी का कानून नहीं बनेगा तो एमएसपी में 3% बढ़ोतरी करके क्या करेंगे? डीजल कहां पहुंच गया है, तमाम चीजें कहां पहुंच गई हैं, लोहा आज डबल रेट पे हो गया है, ट्रैक्टर महंगा हो गया है, हर चीज लागत लगातार बढ़ती जा रही है, और 3% आप बढ़ा के क्या करेंगे? उस 3% की गारंटी भी नहीं है कि हम 3% में किसान का माल परचेज, समर्थन मूल्य पर माल परचेज करेंगे। तो स्थिति ये है, हम लोग आंदोलन में कार्यक्रम जो देते हैं, ये जो इमरजेंसी वाला जो मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ना वो तो मैं पूछूंगा, राजनीति कैसे नहीं है? हुआ था आप ऐसा नहीं है, आप भी अच्छी खासी रणनीति बनाते हैं। ये 26 जून की जो बात की है और इंदिरा गांधी का नाम ले आए कि राजनीतिक हो रहा है आंदोलन, कांग्रेस की भाषा बोली जा रही है, अब उस पर ये आपने काट निकाली है। ऐसा नहीं है कि राजनीति आप जानते नहीं कक्का जी, आप भी मंजे में खिलाड़ी हैं। आपके ऐसे ही सर पे बाल सफेद और जो उड़े हैं ऐसे ही थोड़ा उड़े हैं, बहुत धूप में चक्कर काटे हैं आपने। देखिए, राजनीति हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये तो गैर राजनीतिक संगठन है। हाँ, तो उसे ही उसको रीइंफोर्स करने के लिए ये चीज की जा रही है ना। कल जब देश में लगी हो तो घोषित आपातकाल की जो चर्चा है वो आवश्यक हो जाती है कि पहले वो अब इसे आप घोषित आपातकाल कह रहे हैं युद्धवीर सिंह। आपातकाल में तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। आपसे 12 दौर बातचीत होती है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, आपको अच्छी तरह पता, हमारे आंदोलन को 7 महीने चलते हो गए और शुरू से ही जो भी लोग, इमरजेंसी में क्या हुआ था, मैंने इमरजेंसी देखी है, और इमरजेंसी से ज़्यादा उत्पीड़न तो आज हो रहा है। हमारी मदद कर रहा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रहे, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला है, कोई दूसरा, जिस तरह से कोई हमारे यहाँ चारपाई भेज रहा है, जिसका सरकार को पता चल जाता, ईडी का छापा पड़ता है, उत्पीड़न किया जाता है, होटलों वालों पे बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, 25-25 लाख का दंड किया गया। जो एक होटल वाले सज्जन हमारी मदद कर रहे थे, बिल्कुल इनकम डराने के लिए इनकम टैक्स, जो बसों वाले हमारे लोगों को ले जा रहे थे, उनके आईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये इमरजेंसी है, बिल्कुल बोलने की आजादी नहीं। तो यहाँ आराम से स्टूडियो में आके अपनी बात तो रख रहे हैं ना। स्टूडियो में आके वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन हम स्टूडियो में नहीं होंगे, जेल में होंगे, वो दिन भी आएगा। अभी इंतजार करो। अभी यह घोषित है ना, ये घोषित की तरफ बढ़ेगी। ये मतलब इतना तानाशाहीपूर्ण रवैया तो उस टाइम नहीं था। वो दिन, वो हमने इमरजेंसी पूरी भुगती थी, पूरा देखा था। हो सकता है कुछ नेता जेल में थे, लेकिन आम पब्लिक को इस तरह से एक डर का वातावरण और उत्पीड़न नहीं था उसमें। एक डिसिप्लिन की बात तो हो रही थी, डर की बात नहीं थी। यहाँ तो एक डर बैठा दिया गया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, ट्विटर पे आप अपनी बात नहीं कह सकते, पत्रकार अपनी बात नहीं लिख सकते। कह रहे हैं, खुलकर कहते हैं अपनी बात। आपके बहुत साथियों का उत्पीड़न भी हुआ है। वो पूर्णिया क्यों गिरफ्तार हुए थे, उनको पुलिस ने क्यों पीटा था? इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार साथी के साथ हुआ। क्यों हो रहा है ये सारा? ये इमरजेंसी के लक्षण है। ये बढ़ रहे हैं कदम इनके, उसकी तरफ जा रहे हैं ये लोग। इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी है, पूरे तौर पे दबाव और उत्पीड़न है। हर आदमी डरता है आज बोलते वक्त कि कोई भी एक्शन हो सकता है। और आतंकवादी या नक्सलवादी या खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं, तमाम वो डराने का ही प्रयास है ना, डराने का ही प्रयास एक हो रहा है। वर्ग विभाजन किया जाता है, सिखों का आंदोलन है। कोई भी नेशनलिस्ट आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। राज के मतलब सत्ता में बने रहने के लिए इतना गिर जाए कोई, मतलब कोई दल ऐसा लेकर लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, या ऐसी जगह से फंड आएंगे जो खालिस्तान की पैरोकारी करता है जो संगठन, वो सवाल तो उठेंगे ना। गांव से आते हैं आप, अनाज में डोरे भी होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, तो वो चुगे जाते हैं, निकाले जाते हैं। आम आदमी वो नहीं है
इस तरह का नहीं है। मैंने कई दफ़े कहा है कि अच्छे लोगों की भीड़ में बुरे लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा उद्देश्य खराब है या हम सब ये जो आए हैं ये सारे जो लोग हैं खालिस्तानी हैं और खालिस्तान का एजेंडा उठाए हुए। समय समय पे संयुक्त मोर्चे ने कहा है कि हमारा किसी भी अवांछित तत्व से कोई लेना देना नहीं है और कोई गैरकानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसमें हमको एतराज़ नहीं है। ये काम सरकार का है, देखे और वो छटनी कर ले, कौन किसको रोक आप रहा है। घेराव करते हैं हरियाणा में जहां मनोहर लाल खट्टर जा रहे हैं, आप घेरते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के साथ झड़प करते हैं। हिंसक प्रदर्शन तो नहीं करते हैं, नहीं हुआ है। हमारी वो महिलाओं तक पे वो जो है वो जो महिला पुलिस नहीं थी और लाठी बांधी गई, बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर लाठी बांधी गई, पिटे भी हम और हिंसक प्रदर्शन भी हमारा, ये तो चलता है क्योंकि कमजोर की सुनाई नहीं होती। वही हाल हमारा है, सरकार कुछ भी कर गुजरे वो चलता, कोई ऐसा नहीं है। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का अधिकार जो है वो प्रजातंत्र में और मिला क्या, विरोध का बोलने का अधिकार मिला, उसका इस्तेमाल भी रोक लगा दो, फिर इमरजेंसी में कसर क्या रह जाएगी। गुरु प्रकाश, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इमरजेंसी भोगी है, मैं आपके पिता की बात कर रहा हूं। ये क्या अघोषित इमरजेंसी का आरोप लगा रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है, बात सुनी नहीं जा रही, डराया धमकाया जा रहा है और तमाम संज्ञाओं से, वो आतंकवादी से, खालिस्तानी से, नक्सलवादी से, पाकिस्तान परस्त होने से लेकर तमाम संज्ञाओं से किसानों को नवाजा जाता है, जबकि विरोध करना तो लोकतांत्रिक हक है। नहीं संदीप जी, मैं दो पक्ष में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। बार बार इस शब्द का उपयोग होता है, ये आपातकाल की परिभाषा बदल गई है क्या? एक चुनी हुई सरकार के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है, कानून स्थगित होता है, यह आपातकाल है। देश के राजनीतिक इतिहास में वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग होता है, शायद पहले किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ था। क्या यह आपातकाल है? मैं पूछना चाहता हूं, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, क्या यह आपातकाल है? 12 दौर की बातचीत हुई थी सरकार के टॉप लीडरशिप के साथ, क्या यह आपातकाल है? तो बार बार इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, यह हमारे संविधान के निर्माताओं के साथ ये गलत है। उन्होंने संविधान बनाया था और ऐसे प्रावधान दिए थे कि हम लोग लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करें, रेजिस्टेंस करें, ये एक सक्रिय लोकतंत्र का सूचक होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बातें करना उचित है। लेकिन पिछले 7 वर्षों में संदीप जी हमने देखा है, जिन लोगों की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, वो तरह तरह के मूवमेंट में जाकर के इस प्रकार रेजिस्टेंस करते हैं, वो चाहे सीएए हो, वो चाहे कृषि कानून हो। देखिए, आंदोलन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने बातचीत भी की है और हम अभी भी प्रतिबद्ध हैं। पर वो चर्चा, ये जो चर्चा की आप बात कर रहे हैं, हैं, एक सेकंड के लिए गुरु रोक रहा हूं, चर्चा कानून बनाने से पहले किसी से की थी कि ये किसानों के हक में कानून लाए? किससे बात की थी? संदीप जी, अप्रत्याशित संकट का समय था, कोविड लॉकडाउन का समय था, उस समय हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो 65 संगठन आए थे, उन्होंने समर्थन पत्र दिया और कक्का जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, ये कह देते हैं सरकार के द्वारा पोषित है। ये प्रमाण पत्र कौन देता है संदीप जी? मैं देता हूं, आप देते हैं। ये प्रमाण पत्र देने वाला कौन होता है? जितने बड़े नागरिक आप हैं, जितना आपका महत्व उतना उनका भी महत्व है। और देखिए, ये सरकार 130 करोड़ लोगों के विवेक के द्वारा चुनी हुई सरकार है। आप बार बार जब इस सरकार की लेजिटिमेसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो 130 करोड़ लोगों के विवेक पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। नहीं, जब ये कहा जाता है कि ये किसानों के हक में है कानून, और आपके लोग पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहा जाता था, ये ताल ठोकी जाती थी, हमने 93 लाख लोगों से राय ली। आज तक वो डेटा बैंक साझा नहीं हुआ है। कानून बनाने का हक है, देश ने आपको चुना है, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन जिसके लिए कानून लेकर आएंगे उससे बिना सलाह मशवरा आप कानून बना देंगे, यह कितना जायज है? और फिर अभी बातचीत 140 दिन हो गए, 130 करोड़ जनसंख्या की बात की, 140 दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और न्यूज के साथ साथ नब्ज पे भी थोड़ा अपना ध्यान रखता हूं कि नब्ज क्या है लोगों का। आंदोलन कहां कहां सक्रिय है आप सब जानते हैं, 2-3 प्रांतों में सक्रिय है। बिहार की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, तो मुझे लगता है कि सर्वमान्य तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है, जो आप अक्सर करते हैं, जो आप अक्सर लेते हैं। अभी भी आपने डीएपी की बात की, अभी भी आपने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की उस निर्णय की बात की जिसमें खरीफ क्रॉप की एमएसपी को बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है। अभी भी दाल को लेकर के जो कंसर्न रेज किया था आईपीजीए ने, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ने, उसका भी हम लोगों ने सुना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितने किसानों को लाभ पहुंचा हम सब जानते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव लेने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन उसी बार-बार ये कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं- पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा उसको ब्रॉडन करते हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है जी। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों आंदोलित हैं? सबसे ज्यादा आय किसानों की कहां पर है? इसी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, वहां तो किसान ने उम्मीद ही छोड़ दी, हाथ पैर ही वो बैठ गया। आप जानते हैं मुझसे बेहतर, आप बिहार से आते हैं। 3,500 रुपए मासिक आय है किसान की, 42,000 रुपए कमाता है। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, भट्टा बैठ गया है मेरा। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। संदीप जी तो क्या इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा वहां पर। नहीं तो संदीप जी तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है क्या? जो छोटे किसान हैं वो जो उम्मीद भूमिहीन छोड़ किसान चुके हैं। क्या तो ये हकीकत नहीं है? 3,500 रुपए में खुश है बिहार का किसान, आप ये बता रहे हैं मुझे? नहीं संदीप जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। हाँ। आपने खुद कहा कि भाई प्रॉफिट का मेजर पोर्शन जो है इन स्टेटों से आता है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की चिंता कौन करेगा? पंजाब में हम सब जानते हैं संदीप जी 32% दलितों की जनसंख्या है, बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करते हैं, छोटे किसान के रूप में काम करते हैं। यदि उनको अतिरिक्त विकल्प दिया जा रहा है, यदि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पिछले वर्षों में 1.25 लाख करोड़ से अधिक का राशि दिया गया है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। लगातार आप बार बार उन लोगों की पैरोकारी हो रही है यहाँ पे जो बड़े किसान हैं, निश्चित रूप से वो भी नागरिक। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं। गुरु छोटे किसानों की सुनवाई नहीं गुरु, होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और 32% दलित आबादी है, और वो मजदूरी नहीं, मैं बॉन्डेड लेबर तक का शब्द इस्तेमाल करूंगा। हालत ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर जब आप ये 2000 जब करते हैं ना, आपको मालूम है 2016 में एक स्टडी की गई थी। 2016 में 14 रुपए का डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। 1 एकड़ धान की खेती करने में लगभग 117 लीटर डीजल लगता है। आप उसे 100 लीटर मान लीजिए। 14 रुपए बढ़ा तो लगभग 1400 रुपए प्रति एकड़, और 1 एकड़ में 30 क्विंटल के करीब धान होता है। आज की तारीख में पिछले 1 साल में 13 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, उसे मोटा मोटा 1 साल का भी मैं उसको कर दूंगा एडजस्ट। 23 रुपए 93 पैसे डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 20 रुपए पकड़ लीजिए तो 2000 रुपए आपका प्रति एकड़ सिर्फ डीजल में खर्च बढ़ गया। धान में कीमत बढ़ाई आपने 72 रुपए, 75 रुपए तो मेरी डीजल की कीमत बढ़ गई, और आप कहते हैं जी 2000 रुपए दे दिए, 500 रुपए महीने दे दिए, और इसके लिए हमारी ताली बजाओ। तो यह ताली बजाई जाए कि सवाल पूछा जाए? संदीप जी, जब सरकार में हम लोग हैं तो ताली के भी हकदार हैं और गाली के भी हकदार हैं। नहीं, गाली क्यों? हम तो सवाल पूछते हैं, हम गाली देने वालों में से नहीं है, हम सवाल पूछेंगे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है वो तो देते ही हैं। और हम लोग राजनीति में क्यों है संदीप जी? इसी के लिए है ना कि लोगों की सुनवाई हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझने की हमें आवश्यकता है कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 58,000 करोड़ हुआ वीट प्रोक्योरमेंट में, ये भी चर्चा करनी चाहिए। चावल के प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है। नहीं, इसकी सब चर्चा नहीं लोगों, होती है। जितने धान के किसान हैं, जितने गेहूं के किसान हैं, उनकी पूरी पैदावार क्या एमएसपी पर खरीदी गई? आप हमेशा आंकड़े बताएंगे 17% का इजाफा हुआ। पूरा गेहूं की पैदावार क्या एमएसपी पर खरीदी गई? सवाल क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, निश्चित रूप से जवाब इसका पूछना चाहिए, और अगर कहीं नहीं हो रही है तो वो कैसे हो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन बार बार सरकार के कमिटमेंट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जब एमएसपी पे लगातार इतनी बढ़ोतरी हुई है, संदीप जी ये भी नहीं, वो समझने की मिलती आवश्यकता नहीं है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 की कहती है, प्रमोद चौधरी इसकी तस्दीक करेंगे, 6%, सिर्फ 6% खरीदी होती है एमएसपी पर। आप बोलिए गुरु, मैं अभी प्रमोद के पास बाद में जाऊंगा, पहले आपसे, उनसे मैं ये तस्दीक कराऊंगा कि ये मैं गलत तो कोट नहीं कर रहा शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट को। नहीं संदीप जी, आप भी तैयारी करके आते हैं और हम लोगों को भी मजबूर करते हैं तैयारी करके आने को, तो कई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन सरकार के कमिटमेंट पे, सरकार की प्रतिबद्धता पे बार बार सवाल करना। संदीप जी, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, 2013-14 में एग्रीकल्चर बजट क्या होता था? 22,000 करोड़। 21-22 में क्या है? 1.25 लाख करोड़। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.25 करोड़ लोगों को कार्ड मिला है। लगातार हमारा प्रयास ऐसा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज हो,
23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, पीएम किसान मानधन योजना है, तो सीधे ये बोल देना कि कुछ नहीं हुआ है, पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है जी, मैं इसको गलत मानता हूं। जितना हक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है उतना ही हक 86% स्मॉल एंड मार्जिनल ही है। ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रम जो फैला रखा है ना, मैंने एक दिन अपने ही कार्यक्रम में तमाम जो किसान नेता थे उनसे पूछा था कितने बीघे जमीन है। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि मेरे पास 8 बीघे है। अभिमन्यु कुहार ने बताया जी मेरे खाते में 5 बीघे जमीन आती है। 86% ऐसे हैं 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं, और वो पंजाब में भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बुरा हाल है। 4-4, 2-2 बीघे के अपने आप को जमींदार कहने वाले गांव में घूमते हैं। पुरानी ऐठ नहीं गई पर 2 खूड आते हैं बांटे। मैं बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज अगर ये चर्चा शुरू ही हुई है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा कि क्यों ना किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक व्हाइट पेपर लेकर के आए। अगर बीघे जमीन की बात है तो उनके कितने बीघे जमीन है वो उनको भी स्पष्ट करना चाहिए, पारदर्शिता से आगे आना चाहिए। बिल्कुल, कि क्या और ये नेताओं को भी बताना चाहिए उनकी कितनी जमीन है और कितनी बेनामी कृषि जमीन है। किसान ना नेता भी, अरे आप नेता हैं, आप नहीं बताएंगे कुछ भी, और जो आपसे सवाल पूछने लगे लाओ जी व्हाइट पेपर लाओ, आपके बारे में भी पूरा खुलासा होना चाहिए ना। ये बड़े बड़े अभिनेता किसान बने घूम रहे हैं, उनका भी पता लगना चाहिए। निश्चित रूप से मैं देखिए संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि 86% की बात अभी आपने की, तो क्यों ना एक व्हाइट पेपर आए, क्यों ना एक श्वेत पत्र आए, बिल्कुल आना चाहिए, वो बताए कितनी बीघे जमीन है हमारे बिल्कुल पास। आना चाहिए। पर यहां पर एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, अघोषित आपातकाल की बात की जा रही है और आप बड़ा समर्थन देते हैं इस किसान आंदोलन को कि जायज मांगे हैं, सरकार सुन नहीं रही। ये तो याद दिला रहे हैं इंदिरा गांधी भी नहीं सुन रही थी। थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से शुरू करता हूं। उन्होंने शुरुआत की कि आज मोदी जी के खिलाफ ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। जो पता नहीं क्या क्या लिखता है उसको मोदी जी फॉलो करते हैं। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देश के जो हमारे जितने और भी पुरोधा हैं उनके बारे में बीजेपी के लोग और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या क्या लिखा जाता है, कितनी गंदी बातें, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कितना नीचे गिरा दिया देश का राजनीति का डिस्कोर्स जब से बीजेपी की 2014 से सरकार है। दूसरा कहा गया कि हमें 130 करोड़ लोगों ने समर्थन दिया है। अब तुरंत 10 सेकंड बात कर रहे हैं कि 3-4 राज्यों के कुछ किसानों का प्रदर्शन है। अरे जनाब, अगर ये 3-4 राज्यों के किसानों का आप गिन रहे हो तो आपको भी 1/3 ही वोट मिले हैं। पूरे देश के लोगों ने आपको नहीं चुना, गलतफहमी में मत रहा करिए। और ये प्रतीकात्मक है, पूरे देश का किसान धरने पे है, क्योंकि उस कुछ किसानों, अगर किसान नहीं दिल्ली पहुंचा है तो अपने गांव में नाराजगी में है। और एक बात और जान लीजिए, किसानों के जीवन में 2 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कार्तिक और आषाढ़। गांव की कहावत भी है, 13 कार्तिक 3 आषाढ़। मतलब कार्तिक में 13 दिन में गेहूं की खेती पूरी हो जाती है और आषाढ़ में 3 दिन में धान की खेती को पूरा करना होता है। और ये वो समय चल रहा है कि किसान अपनी खेती छोड़ के आपके यहां धरने पे बैठा है। तो इस देश को जिसने, जो वो अन्नदाता जिसकी 3/4 लोग किसानी खेती करते हैं, और इन्हीं किसानों ने इस देश को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति दे करके, जब हम विदेश से 40 साल पहले अनाज के भरोसे रहते थे, आज 130 करोड़ जनता को ये पेट भी भरते हैं और कितने करोड़ को किसानों का पेट भरता है क्या? अच्छा किया, अच्छा किया आपने 60 के दशक की याद दिलाई। 1 मिनट अखिलेश बाबू, 60 के दशक में क्या हाल था? हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा, आयात करवाना पड़ा, और ग्रीन रेवोल्यूशन आई, व्हाइट रेवोल्यूशन आई, ब्लू रेवोल्यूशन आई। 2013 का आंकड़ा है, आपकी सरकार थी, एनएसएसओ का आंकड़ा है, 6,426 रुपए मासिक आय थी किसान की पूरे देश में। किसान को क्या मिला? देश का पेट भर दिया। किसान की जेब में आए 6,426 रुपए। बोलू जी, बोलिए ना। देखिए, जब भी कांग्रेस की हुकूमत में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो चौतरफा हुआ, सर्वांगीण हुआ है, हर किसी का हुआ है। सिर्फ हम दो और हमारे दो का नहीं हुआ है। सब बर्बाद हो गए, सिर्फ हम दो और हमारे दो, बाकी सब रहने दो। आपातकाल में एक आया था वो हम दो हमारे दो।
एक मिनट मैं अभी आ रहा हूं गुरु, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। अभी थोड़ा बातें को बता देने दीजिए। अब कौन कहता है? सबसे पहले किसने कहा कि अघोषित आपातकाल है? आपने घोषित आपातकाल का सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक मुझे। दे रहा हूं ना, वही तो दे रहा हूं ना, वही तो देना शुरू किया। किसने कहा घोषित आपातकाल है? सबसे पहले पिता तुल्य आडवाणी जी ने, सोरी जी ने, सिन्हा जी ने, भाजपा के और नेताओं ने एक ट्वीट कर देने पे लोगों को जेलें हो रही हैं, एक कार्टून बना लेने पे लोगों को जेलें हो रही हैं, एक शब्द बोल देने पे लोगों के घर पे रेड पड़ रही हैं, एक शब्द बोल देने पे, दिखा देने पे लोगों के मीडिया में कुछ भी ना बोलने पर भी जेल में डाले गए 19 महीने के लिए 1975 में लोग। मैंने कहा जनाब, वो घोषित आपातकाल ऐसा आप ही ने कहा, और उसके लिए कांग्रेस ने कभी अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस किया। उसके बावजूद भी आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? उससे खतरनाक स्थिति में देश है। हर कोई डरा हुआ है कि हम अगर कुछ भी असहमत हैं इस सरकार से तो नक्सल है, आतंकी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, क्या क्या चीजों से दामाद दिया जाएगा और कौन कौन से मुकदमे लगा दिए जाएंगे। किसी को पता है कि अगर आज किसी ने असहमति व्यक्त की तो सुबह उसके साथ क्या होगा? हर कोई डरा हुआ। तो किसान आंदोलन इमरजेंसी की याद दिलाकर आप लोगों से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। जो आप पद्दी चढ़े हुए हैं ना, पद्दी चढ़ना आप तो जानते हैं, गांव देहात पद्दी जो चढ़ रहे हैं इस आंदोलन की अपने राजनीतिक फायदे के लिए, आपको पद्दी से उतार रहे हैं। संदीप जी, जो मांगे किसानों की है उसको पूरा करने में सरकार के ऊपर या सरकार के खजाने पे हो जाने वाला है? कोई आज तक नहीं बता पा रहा, आना ही नहीं है बोझ, फिर क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? ठीक है गुरु, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आपको एक बयान पर आपत्ति थी। अभी प्रमोद चौधरी शांत बैठे हैं, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं आपका। संदीप जी बिल्कुल, मैं 10 से 15 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा। पूरी की पूरी रिटोरिक की बात हुई है, पूरी वक्र पटुता की बात हुई है। आप भी जानते हैं आपके शो में ऐसा अक्सर होता नहीं है, मुद्दे की एक भी बात उन्होंने नहीं कही। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, साधुओं पे गोली किसने चलाई थी अखिलेश जी? बहुहत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे थे संसद भवन के बाहर, वो आपातकाल का समय नहीं था। आप लोगों से लेसन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिस्ट में कुछ छप जाता है, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप जाता है तो आप लोग उसको कोट ट्वीट करते हैं, आपके नेता उसको कोट ट्वीट करते हैं, ये उचित नहीं है। देखिए आप लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमारे नेताओं ने इकोनॉमिस्ट से आपको आज दिक्कत होती है, आप भी मूडीज और अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, जब आपको इंटरनेशनल एजेंसीज उनके अखबार टाइम मैगजीन कवर पर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, तो उसको गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज अगर वो कहते हैं कि मौत का आंकड़ा 7 गुना है दरअसल भारत में, तो आप उसको फेक न्यूज बताते हैं। तो आप भी वहां पर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं गुरु प्रकाश। संदीप जी, हम लोग का तकनीकी आधार पे विरोध है, तकनीकी आधार पे हमारा विरोध है। WHO के द्वारा जो ICD-10 गाइडलाइंस इशू हुए थे, हम लोगों ने उसको फॉलो किया है। नहीं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता ना जी, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। विदेशी पत्रिकाएं हैं, आपकी प्रशंसा करें, मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करें तो आप सेलिब्रेट करेंगे। वो कुछ कमियां उजागर कर दें, आप कहेंगे नहीं नहीं ये बढ़ा चढ़ा कर ये हमारा, ये तो अपमान कर रहे हैं, ये देश को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। संदीप जी, उनसे हम लोग प्रमाण पत्र तो नहीं लेते हैं ना, जिस प्रकार प्रमाण पत्र ले रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनको इंडोर्स कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी विषय ये नहीं है। मैं साधारण सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से कि भाई आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? संदीप जी आपने बार बार उठाया है, 2019 का उसका उठाया है। एक मिनट प्रमोद चौधरी, मुझे ये बताइए, किसानों की बात सुनी जा रही है क्या, या लोकतंत्र का, सबसे बड़े लोकतंत्र होने का हम हवाला देते हैं, बात सुनी दरअसल नहीं जा रही है? मैं सबसे पहले तो मैं घोर आपत्ति करता हूं इस बात पे कि इसको इमरजेंसी से जो जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं। क्योंकि जो इमरजेंसी जो 1975 में 26 जून को जो लागू हुई थी, उसमें सारे मौलिक अधिकार देश के लोगों के समाप्त कर दिए थे। न्यायपालिका को उन्होंने गुलाम बना दिया था, सारे पूरे प्रेस को कुचल दिया गया था। आज पूरा सब स्वतंत्रता होने के बाद भी आज हम खुलेआम सब बहस कर रहे हैं, आज इस मंच के ऊपर बैठ करके, और सारे पत्रकार खुले हैं, सारे अखबार खुले हैं, और उसको और वहां पर 19 महीने के लिए सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, और 19 महीने तक जेलों में बंद कर दिया गया था। उसको आज हम ये जो
ये जो लोकतंत्र चल रहा है इसको हम उसकी उपमा दे रहे हैं, ये मुझे घोर आपत्तिजनक है। और दुखद बात यह है कि उस घटना की आज तक किसी ने न पछतावा प्रकट किया, न कोई दुख लालकृष्ण आडवाणी को भी करना चाहिए ना, वो भी अघोषित आपातकाल कह रहे हैं, यही सलाह देंगे लालकृष्ण आडवाणी को भी। भारतीय किसान संघ किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता, हमारा सीधा सीधा सिद्धांत नहीं, लालकृष्ण आडवाणी ने गलत व्याख्या की है मौजूदा हालात की। बिल्कुल हम उससे सहमत नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति रहे। घोर आपत्ति है लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर। भारतीय किसान संघ जो है वो कोई भी जो देश विरोधी कोई भी बात होती है उसका विरोध करेगा, उसके साथ सहमत नहीं है। और मुझे ये बताइए कि आज हम जो बात कर रहे हैं आंदोलन की, जो बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, तो क्या ये हिंसा जो यहां पर हुई थी, जो टावर तोड़े गए, रिलायंस के टावर तोड़े गए, और यहां पर ये धरने के ऊपर यहां पर जो राजनीतिक दलों के झंडे फहराए गए और ये कहा गया कि हम वो इंदिरा गांधी को हमने निपटा दिया, ये किस खेत की मूली है, और खालिस्तान के झंडे लेकर के आए। अब भारतीय किसान संघ इन बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल अहिंसक तरीके से कोई भी आंदोलन मांगे जायज हैं कि नहीं, तरीकों से आप ना इत्तेफाकी बिल्कुल साफ शब्दों में जाहिर कर रहे हैं प्रमोद चौधरी, लेकिन मांगे जायज हैं क्या? अभी ये जो एमएसपी बढ़ा है, ये लागत मूल्य में इजाफे की ताल जो ठोकी जा रही है 50 से 85%, आपको वो गणित समझ आया? मुझे नहीं आया, कौन सा वो लागत मूल्य है, कहां से 50 से 85% इजाफा हो गया? नहीं, ये एमएसपी जो है ये एक अपने आप में एक अलग है, उसका तो ऊपर एक पूरा अलग से एक डिबेट हो सकता है। नहीं, लेकिन मांग है ना कि कानूनी जामा पहनाया जाए। जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष होने के नाते लिखित चिट्ठी लिखी थी ना कि स्टैट्यूटरी बनाया जाए, एमएसपी को वैधानिक बनाया जाए। संदीप जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो बात है ये इसको बैठ करके तय कर सकते हैं। हम भारतीय किसान संघ ये पूरे बिलों का विरोध नहीं करता, उसमें हम चाहते 3-4 अमेंडमेंट यदि हो जाते हैं जो आवश्यक है, और उसमें हम ये चाहते हैं जैसे ये एमएसपी पे परचेजिंग नहीं होती, मान लो घोषणा आपने बढ़ा भी दी, ज्यादा रेट भी कर दी और परचेज नहीं किया, तो उस एमएसपी का क्या मतलब रह जाएगा उसका। हम ये दूसरी बात, एक और बात आती है कि हम जब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की ग्लोबलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कनाडा में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, अमेरिका में कितनी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, सारे देशों में सब्सिडियां कितनी दी जा रही है। हमारे यहाँ केवल 66,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यदि हमको एक मंच के ऊपर एक बाजार में यदि खड़ा करना है WTO के अंतर्गत, तो हमको उसी अनुपात में हमको भी सब्सिडी देना पड़ेगी। आज हमारा एक शुरू से कहना था कि अभी ये बात प्रमोद जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस देश में ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कितनी भी सब्सिडी दे दो, एनपीए बन जाएंगे, उनके बेल आउट पैकेज हो जाएंगे, किसानों को सम्मान निधि में 2,000 रुपए 4 महीने में दे दिए, उसकी इतनी ताल ठोकी जाएगी, 10-10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाते हैं एक दस्तखत से, और कोई उफ नहीं करता। ये बात है, असल बात ये है जो आप बात बता रहे हैं, ये है असली बात। इस मुद्दे के ऊपर यदि हम बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, सारे यहां गला फाड़ने लगेंगे। 19,000 करोड़ रुपए दिए जी हमने किसानों को, अरे 10-10 लाख करोड़ देते उद्योगपतियों को, कोई उफ भी नहीं करता, समझ में नहीं आता गणित। यहां 20,000 करोड़ का 20,000 बार आप जिक्र कर देंगे। दर्द होता है आपको प्रमोद चौधरी? गलत पूछ रहा हूं सवाल। मैं सहमत हूं आपसे। और एक बात संदीप जी, आपके पास पूरे आंकड़े हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, केवल 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यदि प्रति वर्ष की सब्सिडी यदि दे दें तो उसका बजट 35 करोड़ एकड़ जमीन है अपने देश में, ये केवल 3.5 लाख इसके लिए बातचीत कब हुई? मेरा सवाल जो मैं गुरु प्रकाश से भी प्रमोद चौधरी पूछ रहा था, ठीक है आप आपातकाल में अध्यादेश लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको चिंता थी किसानों की, आपातकाल में ही आप सितंबर में इसे पास कराते हैं, राष्ट्रपति संस्तुति देते हैं, तो कानून बनाने से पहले किससे बात की? आपसे बात की थी? भारतीय किसान संघ से बात हुई थी कानून बनाने से पहले? बताइए मुझे ईमानदारी से। हाँ, मैं ये बता रहा हूं, ये वैसे मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये काम विधायिका का है, और विधायिका को जो चुन के भेजा गया है वो 130 करोड़ आबादी ने उनको चुन के भेजा है, ये विधायिका का काम है। और कोई भी कानून जो बनाए जाते हैं, जितने भी कानून आज देश में बने हुए हैं, वो कोई जनता से पूछ के बनाना संभव भी नहीं है, और वो प्रजातंत्र में भी संभव नहीं है। और इसका मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप, तो मतलब पूछा ही नहीं गया ना, नहीं चर्चा की जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूं ना। अब आप ये CACP नाम की जो चिड़िया है, मैं चिड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो MSP को तय करती है, 5 सदस्य होने चाहिए,
2 साल से कोई उसका चेयरमैन नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, एक्टिंग चेयरमैन है और 1 सदस्य है। 3 सदस्य के स्थान रिक्त हैं और वो तय करते हैं एमएसपी। नहीं, वो तो आपत्तिजनक, उसका कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रहा, किसी को आज तक नहीं, प्राथमिकता का सवाल है ना। हम कहते हैं जय जवान जय किसान, तो जो किसानों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत तय करने वाला जो आपने एक आयोग गठित किया हुआ है, 5 में से 2 मेंबर हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सवाल यहां कांग्रेस से पूछ लो जी, आपका पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं है, उस पर 20 चर्चाएं हो जाएंगी। कोई पूछता है सवाल सीएसईपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं है? कोई कैबिनेट केवल अध्यक्ष में उसको अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा। वो जो भी रिकमेंडेशन देता है वो मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। तो उनका कोई कैलकुलेशन का मतलब है। यदि हम उनके कैलकुलेशन को मान्य नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये आप बताइए कितना रेट है, ये 500 रुपए ज्यादा होता है। नहीं, कैलकुलेशन क्या, जब सरकार के नुमाइंदे ये कह देंगे C2+50 हम दे रहे हैं, जबकि नहीं दिया जा रहा है क्या प्रमोद चौधरी? नहीं, वो तो हम तो उस समय ये बात तो इंडिपेंडेंट किसी संस्था से यदि कराएं जो अधिकार संपन्न हो। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि अधिकार, कोई भी सरकार हो, अधिकार संपन्न उसको बनाना पड़ेगा आपको, तभी ये बातें दूर हो सकती है। लेकिन तब तक के लिए, जब तक कि ये सारे चीजों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मेरा ये सुझाव है कि कम से कम 10,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष का, और किसान को यदि सब्सिडी दी जाती है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उसको फर्क पड़ जाएगा। आज हम आयात कर लेते, जरा सा थोड़ा सा पनपने की स्थिति आती है, सरकार आयात, कोई भी सरकार हो, पिछली सारी सरकारें देख लीजिए आप, और आयात कर लेते हैं। अब जब हम अभी फसल बोना है, उसके पहले यदि हम आयात के लाइसेंस यदि हम इशू कर देंगे, ऑर्डर्स दे देंगे, इन्हीं बातों पर तो चर्चा करनी चाहिए ना खुले मन से। आपने कहा विधायिका सबसे पूछ नहीं सकती, यही तो पूछना होगा, वरना वो 2 आदमी ही बैठकर सब कुछ तय कर देंगे, वहीं तो दिक्कत आती है ना। ओपिनियन ली जाती है, विधायिका भी कानून बनाने के पहले ओपिनियन लेती है, ये सारे बातों में ओपिनियन लेता है, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। हम उन सारे अखिलेश प्रताप सिंह बैठते हैं तो वो बात हो सकती है। देखिए संदीप जी, सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर। संदीप जी, मंत्रालय जब कोई बिल बनाता है तो उसके पहले भी यहाँ पब्लिक से भी ओपिनियन लेता है, बाकायदा पेपर में ऐड देकर के ओपिनियन लेता है, ओपिनियन ली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये पार्लियामेंट में आनंद फानंद में अध्यादेश ला करके पास कराया गया, जिससे इनके अलायंस पार्टनर भी भागे, न बहस कराने दी गई, न सेलेक्ट कमेटी को भेजेगी, क्या जल्दी थी, किस लिए किया गया, सबको नियत समझ में आ रही है। और देखिए, बैंकों के जो टॉप डिफॉल्टर हैं, ये जो टॉप के जिनका एनपीए माफ, वो कौन है? सब मोदी जी के मित्र हैं। 500 रुपए देंगे तो ऐसा डुगडुगी बजाएंगे जैसे लग रहा है किसानों को जमींदार के मित्र होते हैं। आपके टाइम पर टेली बैंकिंग नहीं होती थी कितनी जी, आंकड़े ये फलाने मंत्री का दोस्त है, ये उद्योगपति, इतने पैसे दे दो, पीएसयू बैंक ने दे दिया लोन। अरे जनाब, ये एनपीए का खेल आपके टाइम पे शुरू हुआ था। ये सत्ता के मित्र हैं। अरे अब आप सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है 2014 का, कब किस वर्ष में कितने एनपीए हुए हैं, किसके माफ किए गए? 5 मिनट समय दीजिए, अभी रखा हूं कागज। नहीं, इस पर पूरी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा रह गया था। 50,000 करोड़ भी एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, युद्धवीर सिंह, एक इस तमाम बातों में, क्योंकि प्रमोद चौधरी ने कई अहम बातें आज कह दी, पर एक सवाल रह गया। ये आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो घेराव की बात कर रहे हैं, काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं, हम घेराव नहीं करेंगे, हम काले झंडे नहीं दिखाएंगे, 5 से 11 आदमी जाएंगे। ये आपस में ही कुछ चल रहा है क्या आप लोगों का? कुछ नहीं है हमारा, हो सकता है कुछ आपस में सुनने उनने मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं उस 9 सदस्यीय कमेटी का मेंबर हूँ, जिसमें शुरू में ये चर्चा हुई थी और तय ये हुआ था कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे राज्यपाल के माध्यम से, और कोविड को देखते हुए एक सीमित संख्या में लोग जाके वो ज्ञापन दे के आ जाएंगे। उसके बाद हमारी जनरल बॉडी होती है, उसमें कुछ हो सकता है वो मिस हुआ हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो, तो 18 को दूसरी मीटिंग होगी, क्लियर कर लेंगे। मतभेद हम में कोई जी, ये ये बार बार कुछ ना कुछ मतभेद के बादल क्यों मंडराने लगते हैं इस संयुक्त किसान मोर्चा पर? नहीं, मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर संदीप जी गौर करिए कि राकेश टिकैत जी ने हमेशा आखिरी में कहा है कि संयुक्त मोर्चा का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है।
तो वो जो बयान है वो कम्युनिकेशन गैप जैसा चौधरी जी कह रहे हैं, हो सकता है, मगर उनके इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि संयुक्त मोर्चा का जो भी आदेश होगा वो अक्षरशः पालन होगा। ये बात ज्यादा महत्व की है। ये थोड़ा लिखा पढ़ी में, समझने में, कम्युनिकेशन में अंतर हो सकता है, मगर मतभेद कहीं नहीं है। समझने में से हमारा संयुक्त मोर्चा एक मुस्त है। कक्का जी, हमारा काम ही यही चीजें समझना ही हमारा काम है। कक्का जी, हो सकता है मेरे भी बाल उड़ गए हैं, मेरे भी बाल थोड़े सफेद हो गए हैं। हाँ जी, जी, मैंने भी बहुत एड़ियां घिसाई हैं यही चीजें समझने में। तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है, वो भ्रम दूर 18 तारीख को फिर से, जी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है और पूरी ताकत से एक साथ है। एक कार्यक्रम होगा, आवश्यकता होगी तो फिर से एक अब भारतीय किसान संघ के प्रमोद चौधरी इतने अहम उन्होंने मुद्दे उठाए, पर आप एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार नहीं होते। ये एक कमजोरी है क्या आपके आंदोलन की? आने को तैयार है ऐसा कोई बात नहीं है, केवल ये है कि वो तीनों वो जो शर्त रखी है। नहीं, आपने जो बात कही है प्रमोद जी, मैं उसी पे संयुक्त किसान मोर्चा की टिप्पणी चाहता हूं। कक्का जी देखिए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनकी अपनी एक, हाँ जी जी हाँ बोलिए ना। हेलो, आप जवाब देंगे? देखिए, बेसिक उनकी अपनी, अब पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, जानते वो भी हैं और समझते वो भी हैं अच्छी तरह तो से। साथ में आ जाएंगे तो और मजबूत नहीं होगा हम तो उनका स्वागत करते हैं, करते हैं। वो आए और उनका अभिनंदन करेंगे, मजबूती मिलेगी आंदोलन को। एक बड़ा संगठन है और पूरे देश में उनका नेटवर्क है, वो इन हमारे एजेंडे के साथ आके और हमारे साथ मिलके लड़ते हैं, तो इससे खुशी की बात क्या होगी। और तो चलिए, अभी आंदोलन तो ये चल रहा है, लेकिन प्राथमिकता किसान भी होंगी। ये फिर से केंद्र बिंदु में आएंगे, समस्या का जल्द हल निकाला जाएगा क्या? ये सवाल 140 दिन से जवाब तलाश रहा है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।